हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से, जो कि बिहार बोर्ड में चलता है, उससे पढ़ रहे थे और फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। कल हम लोग शुरू किए थे सेकंड चैप्टर, जिसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो है कृषि पर है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोगों को देखना था कृषि के प्रकार। तो कृषि के 3 प्रकार होते हैं: प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि। तो प्रारंभिक जीविका कृषि हम लोग देख चुके थे, जिसमें कर्तन दहन प्रणाली को देखे थे। आज हम लोगों को देखना था गहन जीविका कृषि। यह कृषि देश के अधिकांश हिस्से में की जाती है। जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, वहाँ इस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाया गया है। इसमें श्रम की अधिकता होती है। परंपरागत कृषि कौशल का भी इसमें भरपूर उपयोग किया जाता है। भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान, बीजों के रखरखाव एवं मौसम संबंधी भी अनेक ज्ञान का इसमें उपयोग किया जाता है। जनसंख्या के बढ़ने से जोतों का आकार काफ़ी छोटा हो गया है, यानी खेत जो होता है वह बहुत छोटा छोटा हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया है। सभी को बंटवारा करने के कारण जोतों का आकार काफ़ी छोटा हो गया है। वैकल्पिक रोजगार के अभाव में भी ज़रूरत से अधिक जनसंख्या इस प्रकार की कृषि में संलग्न है। इस तरह छिपी बेरोजगारी का स्वरूप प्रस्तुत होता है। यानी छिपी बेरोजगारी किसको कहते हैं? जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग काम करना। इस कृषि में प्रधानतः खाद्यान्न, धान की खेती होती है। प्रधानता क्या होती है? धान, यानी कि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिक उत्पादन भी अधिक जनसंख्या के लिए कम ही पड़ता है। मतलब जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जितना भी उत्पादन करें कम ही पड़ जाता है। इसलिए इसमें किसानों के पास व्यापार के लिए बहुत कम उत्पादन रहता है। इसलिए इसे जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। तो यह है जीविका निर्वाह कृषि, यानी गहन जीविका कृषि कहते हैं या जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी ये जीवन चलाने के लिए बस किया जाता है। उसके बाद आते हैं व्यापारिक कृषि। तो यहाँ पर हम लोग जैसे पढ़े थे लास्ट वाला, वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि, तो जो भी बोलना है दोनों बात बराबर ही है। नाम के अनुरूप ही इसमें फसल व्यापार के लिए उपजाई जाती है। अतः इस कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीक का निवेश किया जाता है। अतः किसान अपनी लगाई गई पूंजी से अधिक लाभ प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। आधुनिक कृषि तकनीक में अधिक पैदावार देने वाले प्रसंस्कृत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। इस कृषि पद्धति को भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापक रूप से पंजाब एवं हरियाणा में अपनाया गया। इसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। तो इसमें क्या होता है? वाणिज्यिक कृषि में मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है, और हरित क्रांति के समय भी सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की गई थी। पंजाब एवं हरियाणा में बासमती चावल भी इस कृषि पद्धति के अंतर्गत उपजाई जाती है। पंजाब हरियाणा में जो बासमती की चावल है वह भी विदेशों में बहुत डिमांड है इसका, तो इसलिए इसको उगाया जाता है। ठीक है, रोपण कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। तो रोपण कृषि भी क्या है? एक तरह का व्यापारिक कृषि है, याद रखिएगा। इस कृषि में उद्योगों की भांति मैनेजर एवं मजदूर की व्यवस्था होती है, और मिल मालिक की तरह ही इसमें कृषक की स्थिति होती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चा माल की भांति उपयोग लाया जाता है। तो रोपण कृषि में उस तरह का चीज़ उगाया जाता है जो कि उद्योगों में उसका उत्पादन, मतलब उद्योगों में उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण फसलें हैं। तो याद रखिएगा, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, इस तरह का जो यह सब चीज़ें क्या है? यह रोपण कृषि फसलें हैं। ठीक है, चाय असम और दार्जिलिंग में, कॉफ़ी कर्नाटक में, रबड़ केरल में मुख्यतः उपजाया जाता है। चूँकि इसमें फसलें मुख्यतः व्यापार के लिए उपजाई जाती है, अतः इसके लिए परिवहन, यातायात के साधन एवं संचार विकसित होना परम आवश्यक है। तो चाय जो है असम और दार्जिलिंग में उगाया जाता है, ये सब तो जानते ही होंगे। कॉफ़ी कर्नाटक में, रबड़ जो है केरल में उपजाया जाता है, और यह उन जगहों पर उपजाया जाता है जहाँ पर कि एकदम यातायात, परिवहन का साधन जो हो वह पूर्णतः विकसित हो। ठीक है,
तो हम लोग ये देख लिए, इसमें कुछ भी अभी तक कोई बहुत ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं था। बस ये गहन जीविका कृषि जो है, इसको जीविका निर्वाह कृषि भी कहते हैं, और इसमें मुख्यतः धान का सबसे ज़्यादा धान उगाया जाता है। ठीक है, धान की प्रधानता होती है। व्यापारिक कृषि में सबसे ज़्यादा जो होता है गेहूँ उपजाया जाता है। ठीक है, और इसमें रोपण कृषि भी, रोपण कृषि किसको कहते हैं, जो कि रोपण कृषि में मैनेजर मजदूर होते हैं। ठीक है, और मिल मालिक की स्थिति होती है। इसे उद्योगों में इसका कच्चा माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, इस तरह का चीज़ उपजाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फसल प्रारूप। यहाँ ऐसे तो धुंधला दिख रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से हम सही पढ़ रहे हैं। फसल प्रारूप भारत में भौतिक विविधता प्राकृतिक विविधता की जन्म देती है। ठीक है, यानी कि भारत में भौतिक विविधता सांस्कृतिक विविधता को जन्म देती है। यह विविधता यहाँ उपजाई जाने वाली विविध फसलों, उनके प्रारूप पद्धतियों में परिलक्षित होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलें, दलहन, तिलहन, पेय फसलें, रेशे वाली फसलें, फल, सब्जियां आदि उपजाई जाती है। इन विविध फसलों की उपज हम यहाँ पाई जाने वाली विभिन्न ऋतुओं के अनुसार पाते हैं। यहाँ ऋतु संबंधी तीन प्रकार की फसल समूह को हम जानते हैं, जो इस प्रकार है। तो रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल या गर्मा फसल। ठीक है, तो हो सकता है आपको यह धुंधला दिख रहा हो, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि पहला है रबी फसल, खरीफ फसल और जायद या गर्मा फसल। तो रबी फसल देखते हैं। रबी फसल की जाड़े के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। तो याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य जो बोया जाता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 3 महीने के लगभग बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। इसमें प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि है। रबी फसलों की खेती देश के विस्तृत भागों में की जाती है, किंतु देश के उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसके विशेष राज्य हैं। तो रबी फसल के बारे में अक्टूबर से दिसंबर तक लगाया जाता है और इसको अप्रैल से जून तक में काट लिया जाता है। ठीक है, तो लगभग 4 महीने का टाइम है। देखिए, अक्टूबर में अगर लगाया गया है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने लगभग लग जाता है। ठीक है, और दिसंबर में अगर हम लगाते हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का टाइम लगता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप कि 6 महीने का टाइम लगता है। इसमें कौन कौन सा फसल उगाया जाता है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों। गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों। ठीक है, तो यह सब फसल हो गया। तो आप ज़्यादातर देख सकते हैं कि ठंड के दिनों में कौन कौन सा चीज़ मतलब आता है। तो आप देखेंगे कि चना उस समय आता है, मटर हम लोग ठंड के दिन में खाते हैं, मसूर तो नहीं याद पता होगा आपको, लेकिन सरसों, गेहूँ मुख्यतः मतलब रबी फसल में सबसे ज़्यादा काउंट किया जाता है। तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे मतलब कि रबी के फसल की खेती विस्तृत भागों में किया जाता है, किंतु उत्तर पश्चिमी देश जैसे कि राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसके विशेष राज्य हैं। ठीक है, उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा रबी फसल का उत्पादन किया जाता है। यही वह क्षेत्र है जहाँ हरित क्रांति के फलस्वरूप हम खाद्यान्नों में स्वावलंबी हो गए थे। तो यही क्षेत्र था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति की अपनी आवश्यक शर्तें हैं। पहला, नई तकनीक द्वारा विकसित प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन करने वाली बीज, HYV बीज। ठीक है, नई तकनीक प्रति हेक्टेयर बहुत ज़्यादा उत्पादन करने वाली बीज, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स इसको कहते हैं। ठीक है, HYV सीड। सिंचाई के साधन, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक दवाइयाँ, ये सब चीज़ हरित क्रांति के दौरान लगाया गया था कि HYV सीड लगाया गया, सिंचाई का साधन विकसित किया गया, रासायनिक खादें, कीटनाशक ये सब लगा के और उसके बाद बढ़ाया गया था उसको। हरित क्रांति के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में अब कई पर्यावरणीय समस्याएं उभर कर सामने आने लगी है। क्या तुम्हें इनके विषय में कोई जानकारी है? तो देखिए, हम लोग देखते हैं क्या समस्या उभर कर आ रहा था।
बहुत सारा समस्या, जैसे कि अब रासायनिक कीटनाशक जो है और रासायनिक खाद का इतना ज़्यादा जो उपयोग हुआ है उसके कारण जो ज़मीन है वो बहुत ख़राब हो गया है। तो इस तरह का और भी समस्या है वहाँ पर। खरीफ फसल भारत में वर्षा ऋतु में बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर के टाइम में इसको काट लिया जाता है, यानी वर्षा ऋतु में मान लीजिए जुलाई अगस्त के टाइम में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसमें उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल धान है। अन्य फसलें मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट, ये सब क्या है, ये सब कुछ खरीफ फसल है। तो मुख्य रूप से धान है, लेकिन मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, मतलब मुख्यतः आप देख लीजिए मोटा अनाज है मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, उसके बाद अरहर है, मूंग है, उड़द है, दलहनी फसल। उसमें हम लोग देखे थे मसूर था, ठीक है, सरसों था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अरहर, मूंग, उड़द। उसके बाद मूंगफली है, सोयाबीन है, कपास है, जूट है। तो याद रखिएगा कपास और जूट भी इसी टाइम में उगाया जाता है, यह खरीफ फसल है। तो हम लोग धान देख लिए। उसके बाद मोटे अनाज में देखते हैं ज्वार, बाजरा और मकई। उसके बाद दलहनी फसल में देखेंगे अरहर, मूंग, उड़द। मसूर केवल रवि फसल है, ठीक है। मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट, ये सब खरीफ फसल। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के कोंकणीय तटीय प्रदेश में होती है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा एवं पंजाब में भी अच्छी किस्म की बासमती चावल उपजाई जा रही है। तो हम लोग देखे थे कि बासमती चावल हरियाणा पंजाब में उपजाया जा रहा है, पहले भी देख चुके हैं। तो यह मतलब एक तरह से रोपण कृषि में इसको काउंट किए थे, वाणिज्यिक कृषि में। तो भारत में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ धान की 3 फसलें उपजाई जाती है। वे औस, अमन एवं बोरो के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो धान की 3 फसलें उपजाई जाती है, कौन कौन सा, औस, अमन और बोरो, ठीक है। इसी तरह का सवाल आपसे पूछ लिया जाता है जो कि लगेगा कि एकदम आउट ऑफ सिलेबस है, पर ये इसमें से भीतर से एकदम क्वेश्चन दिया हो रहा था। तो देखते हैं खरीफ फसल के बारे में। यह वर्षा ऋतु में लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक तो फिर रबी फसल लगाया जाता है। तो सितंबर से अक्टूबर तक में काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सा प्रमुख फसल है, तो आप देख लीजिए धान है, फिर मोटे अनाज है जैसे कि मकई, ज्वार, बाजरा। उसके बाद दलहनी फसल में देखेंगे तो अरहर, मूंग, उड़द, उसके बाद मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट, ठीक है। चावल इसमें मुख्यतः है। चावल किस किस क्षेत्र में उगाया जाता है, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के कोंकणी तटीय प्रदेश में। महाराष्ट्र के कोंकणी तटीय प्रदेश में, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। देखिए यह सब तो असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के कोंकणी तटीय प्रदेश में। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा और पंजाब भी अच्छी किस्म का बासमती चावल उगाने लगा है। और भारत में जहाँ पर भी अधिक वर्षा, चूँकि धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा वर्षा का ज़रूरत होता है, तो जहाँ पर भी अधिक वर्षा होता है वहाँ पर धान की 3 फसलें उगाई जाती है। कौन कौन सा, औस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जायद फसल। तो जायद फसल के बारे में देखते हैं। खरीफ और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसे जायद या गर्मा फसल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से धान, मकई और सब्जियों की खेती की जाती है। तो धान तो चलिए आप लोग खरीफ में भी देख लिए, तो धान कोई विशेष नहीं है, लेकिन और मकई भी हम लोग देख ही लिए थे उसमें, लेकिन इसमें सब्जियों की विशेष रूप से खेती की जाती है। सब्जियों में खासकर खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, तरबूज, खरबूज, या जितना भी जो बहुत ज़्यादा पानी वाला जो होता है उस समय उगाया जाता है, ठीक है। तो भारत की प्रमुख फसलें खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। तो खरीफ देख लीजिए जून जुलाई में लगाया जाता है। अगर जून से शुरू करेंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो लगभग 5 महीने में इसको काट लिया जाता है। और जुलाई से शुरू करेंगे तो नवंबर तक। तो वर्षा ऋतु में मोस्टली लगाया जाता है। इसमें चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट, मूंगफली, यह सब लगाया जाता है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में लगा के मार्च, अप्रैल या अप्रैल तक में काट लिया जाता है। वही 4-5 महीने उसमें भी लगता है, ठीक है। शीत ऋतु में उगाया जाता है गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी, सरसों, यह सब उगाया जाता है। जायद फसल में देखिए मार्च अप्रैल से मई जून तक 2-3 महीने का कहानी है इसमें। और सब्जी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब उगाया जाता है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। भारत में फसलों के प्रारूप की प्रमुख विशेषता यह है कि 100 सेंटीमीटर की सर्ववर्धा समवर्धा रेखा देश को दो बड़े कृषि क्षेत्रों में बांटती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में चावल, जबकि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूं प्रमुख फसल है। तो यानी कि जहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा अधिक वर्षा होता है वहाँ पर चावल लगाया जाता है, और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूं प्रमुख फसल है। इन दो प्रमुख कृषि क्षेत्रों के बीच का क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र है। भारत में शुष्क क्षेत्र का एक विशिष्ट फसल प्रारूप है। यहाँ मुख्यतः फसल ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिलहन और दाल है। तो जहाँ पर भी शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर क्या उगाया जाता है? ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिलहन, दाल, यह सब उगाया जाता है। ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वह थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अभी तक प्रारंभिक जीविका कृषि तो हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके थे। इसमें कर्तन दहन कृषि था, तो ये सब हम लोग देख लेते। ठीक है। गहन जीविका कृषि में मुख्य खाद्यान्न फसल है, जैसे कि धान। ठीक है। व्यापारिक कृषि में मुख्य फसल क्या है? वह हरित क्रांति के दौरान जो हुआ था, तो पंजाब, हरियाणा, ये सब आसपास में व्यापारिक कृषि के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। तो बासमती चावल पंजाब, हरियाणा वाले लोग उगाने लगे हैं। और रोपण कृषि, जैसे कि जिसमें मैनेजर होता है, मिल मालिक होता है, मतलब मैनेजर होता है, मजदूर होता है, मिल मालिक वाली कहानी रहती है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, इस तरह का चीज़ उगाया जाता है। और उसके बाद हम लोग देखे थे फसल प्रारूप, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। रबी फसल जो है जाड़े के महीने में अक्टूबर दिसंबर तक में लगाया जाता है, और उसको ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक में काट लिया जाता है। मुख्य फसल कौन है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, ये सब है। और रबी फसल जो है वह मुख्यतः कहाँ पर लगाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विशेष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में लगाया जाता है। और यही एरिया था जहाँ पर कि हरित क्रांति का मतलब कि हरित क्रांति के कारण यह जो राज्य है वह स्वावलंबी हो पाए। हरित क्रांति के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? HYV सीड लगाया जाता है, सिंचाई के साधन, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक दवाइयाँ, ये सब उत्पादन किया जाता है, ये सब चीज़ यूज़ किया जाता है उसमें। उसके बाद खरीफ फसल के बारे में देखें तो ये वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है। मुख्य फसल कौन सा है? धान, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट, ये सब। ठीक है। इसके चावल के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के कोंकणी प्रदेश। उसके बाद 3 तरह का धान का फसल लगाया जाता है, औस, अमन और बोरो। उसके बाद जायद फसल था, जिसमें खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, तरबूज, खरबूज, ये सब देखे थे। उसके बाद यहाँ देखे थे जहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होता है वहाँ चावल लगा दिया जाता है, और जहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है वहाँ गेहूँ प्रमुख फसल होता है। उसके बाद देखते हैं मुख्य फसलें। चलिए यहाँ शायद मुख्य फसलें लिखा हुआ है, देखते हैं। भारत में कृषि की विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं वर्षा की मात्रा, मिट्टी के प्रकार, कृषि पद्धति विविधता आदि है। इनके फलस्वरूप भारत में विविध फसलें उपजाई जाती है। इनमें प्रमुख धान, गेहूँ, मकई, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, पेय फसल, रेसे की फसल उपजाई जाती है। तो यह सब कहानी है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं चावल के लिए देख लेते हैं। चावल के लिए क्या क्या ज़रूरत, मतलब चावल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो चावल के बारे में, फिर गेहूं के बारे में दिया हुआ होगा। ठीक है। हमारे यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर है, विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में है। यहाँ कुल कृषि भूमि का 23% है। चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। तो पहले तो देख लेते हैं, चावल जो यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर है, और विश्व में जितना भी चावल उपजाया जाता है उसका 22%
चावल का क्षेत्र जो है भारत में है, ठीक है। मतलब कि विश्व में जितना भी चावल के लिए क्षेत्र है उसका 22% हमारे यहाँ है, तथा यहाँ कुल कृषि भूमि का 23% जो है मतलब भारत में है, तथा यह कुल कृषि भूमि का 23% है। यानी हमारे यहाँ जितना भी कृषि भूमि है उसका 23% है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में है, यानी हमारे पास जितना भी क्षेत्र है वह विश्व की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे पास चावल का जो भी क्षेत्र है वह कितना है, वह विश्व की दृष्टि से 22% है। जबकि अगर हम अपने यहाँ का कुल कृषि भूमि के में देखें कि कुल कृषि भूमि में कितना प्रतिशत जो है वह चावल के लिए है, वह 23% है, ठीक है। चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या है? तापमान। पहला तापमान देखते हैं। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए यह उष्णकटिबंधीय फसल है, अतः इसकी उपज के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता है। अधिक तापमान की आवश्यकता है, यानी कि ज़्यादा इसको तापमान चाहिए। इसके लिए कम से कम 24 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। बोते समय 21 सेंटीग्रेड, बढ़ते समय 24 सेंटीग्रेड और पकते समय 27 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो यह उष्णकटिबंधीय फसल है, इसके लिए अधिक तापमान चाहिए, लगभग 24 सेंटीग्रेड, यानी कि जब उसको बोया जाएगा 21 सेंटीग्रेड चाहिए, बढ़ते समय 24 सेंटीग्रेड और जब पकने लगेगा उस समय 27 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती। वर्षा कितना चाहिए? इसकी फसल के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से फसल उगाई जाती है। तो वर्षा चाहिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। मिट्टी इसके लिए अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए चीका युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए ताकि पौधे की जड़ें अच्छी तरह विकसित हो सकें। तो मिट्टी इसको कैसा चाहिए? मिट्टी चाहिए अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और चीका युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए। उसके बाद आगे क्या है? इसकी कृषि में मानव श्रम, अच्छा इसमें श्रम की आवश्यकता क्या है? इसके कृषि में मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी से लेकर रोपण कटनी तक का कार्य मानव श्रम द्वारा ही संपादित होता है। भारत में सस्ते श्रमिक इसकी कृषि के लिए अनुकूल मानवीय वातावरण बनाते हैं। तो हम लोग देख लिए, सबसे पहले चावल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यह प्रमुख खाद्यान्न फसल है, अधिकांश जनसंख्या इसी पर निर्भर है। विश्व में जितना भी चावल के लिए क्षेत्र है उसका 22% हम लोग के पास है, और भारत में जितना भी कृषि योग्य भूमि है उसका 23% जो है उसमें चावल उगाया जाता है, ठीक है। तापमान चाहिए 24 सेंटीग्रेड, लगभग 21 सेंटीग्रेड चाहिए बोते समय, 24 सेंटीग्रेड बढ़ते समय और पकते समय 27 सेंटीग्रेड। उसके बाद वर्षा चाहिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। मिट्टी चाहिए अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और इसकी मिट्टी जो होती है चीका युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए जिससे अच्छी तरह पौधे विकसित हो सके। उसका श्रम बहुत ज़्यादा श्रम चाहिए, हर रोपनी से लेकर कटनी तक बहुत ज़्यादा श्रम चाहिए। उत्पादन तथा वितरण देखते हैं। भारत का अधिकांश चावल जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में तथा डेल्टाई एवं तटीय भागों में उत्पन्न किया जाता है। तो अधिकांश चावल क्षेत्र जो है जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में डेल्टाई एवं तटीय भागों में उत्पन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह हिमालय पर्वत की निचली घाटियों में सीढ़ीनुमा खेती में तथा दक्षिणी पठार की कुछ घाटी क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो कहाँ उगाया जाता है यह देख लीजिए। भारत के अधिकांश चावल जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र तथा डेल्टाई एवं तटीय भागों में उपजाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। जलोढ़ क्षेत्र जो भी है, ठीक है, उसमें क्या है कि गंगा नदी के द्वारा मतलब कि पानी ले आया जाता है, इसलिए उसमें हो जाता है, ठीक है। और डेल्टाई क्षेत्र जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद तटीय भागों में उपजाया जाता है। इसके अतिरिक्त हिमालय पर्वत की निचली घाटियों में सीढ़ीनुमा खेती तथा दक्षिणी पठार में कुछ घाटियों में भी उगाया जाता है। सतलज गंगा के मैदान में सिंचाई की सहायता से चावल की कृषि की उल्लेखनीय प्रगति है, ठीक है। तो सतलज गंगा का जो मैदान उसमें सिंचाई की सहायता से चावल की कृषि का उल्लेखनीय प्रगति की है।
इसके मुख्य उत्पादक राज्य देख लीजिए कौन कौन सा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु आदि है। तो जहाँ पर भी चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है वह सब इलाका सारा है। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल के चावल की तीनों ही किस्में उपजाई जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में चावल की तीनों किस्में उगाई जाती है। वो जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, औस और कौन कौन सा था, औस, अमन और बोरो के नाम से जाने। तो ये तीनों जो है पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यह देख लिए। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करके उसके बाद यह हम लोग वीडियो आज ख़त्म करते हैं। तो गहन जीविका कृषि में धान की खेती की जाती है। व्यापारिक कृषि में गेहूँ उगाया जाता है। ठीक है, जो कि पंजाब और हरियाणा में अभी ये बासमती चावल उगाया जाने लगा है। उसके बाद रोपण कृषि में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला मुख्यतः उगाया जाता है। उसके बाद फसल प्रारूप में रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। रबी फसल जो है जाड़े के महीने में अक्टूबर दिसंबर में लगाया जाता है और ग्रीष्म ऋतु यानी अप्रैल से जून तक में काट लिया जाता है। इसमें प्रमुख फसल है गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि। उसके बाद यह उत्तर पश्चिमी राज्य में ज़्यादा उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि हरित क्रांति भी यहीं पर हुआ था ज़्यादा। HYV सीड यूज़ किया जाता था। सिंचाई का साधन विकसित किया गया। रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक दवाइयाँ। खरीफ फसल अगर हम देखें तो इसको वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, यानी कि जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है। इसमें मुख्य फसल जो है चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट, ये सब हो गया। और चावल की खेती के लिए मुख्य जो एरिया है वह असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के कोंकण तटीय प्रदेश। उसके बाद जहाँ पर भी धान की अधिक वर्षा जहाँ पर भी होता है वहाँ पर धान की 3 फसलें उपजाई जाती है, औस, अमन और बोरो। ठीक है, जायद में कद्दू, भिंडी ये सब लगाया जाता है, देख लिए। 100 सेंटीमीटर से जहाँ पर भी ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ पर चावल लगाया जाता है और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूँ उपजाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चावल के लिए हम लोग देखे थे कि जितना भी विश्व में जितना भी क्षेत्र है चावल के लिए उसका 22% हमारे पास है और भारत में 23% में है। ठीक है, 23% क्षेत्र जो है वह चावल के लिए तापमान चाहिए 24 सेंटीग्रेड कम से कम तापमान। ठीक है, 21 सेंटीग्रेड में बोते समय, 24 सेंटीग्रेड पकते समय और 27 सेंटीग्रेड आवश्यक है तापमान पकते समय। ठीक है, वर्षा चाहिए 125 से 200 सेंटीमीटर तक और मिट्टी चाहिए अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चीका युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए। श्रम बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके बाद चावल जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र में या डेल्टाई प्रदेश में तटीय भागों में उपजाया जाता है। उसके बाद इसका जो मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु, यह सब। पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा कि तीनों किस्म की धानें उपजाई जाती है। ठीक है, चावल जो है तीनों किस्म का उपजाया जाता है, औस, यमन और बोरो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं और अब हम लोग 3rd पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।